So the next legal term is contract. ठीक है, a legally enforceable agreement between two or more parties that creates mutual obligations. Contract माने दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहता, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करना रहता, कोई भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, जैसा लैंडलॉर्ड और बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट रहता, ठीक है, लैंडलॉर्ड और बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे का जो है म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, भाई आप इतना करना, हम इतना करेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी हमारी इतनी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आपकी है, ये सब चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट में आती है। ठीक है, तुम ना जा रही, मैं रुका भी सकता हूँ, फिर भी जाओ ना, निकल जाओ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू पीपल। ठीक है, उसमें कई, अब कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे रूल्स है, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समझ जाने की रहती है। उसके बाद आ गया कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? यस, समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूशन में आता है, एग्जीक्यूशन यानी यस अमल में आना, जिसको बोलते हैं ना भाई, एक्शन में आना, इंप्लीमेंटेशन, दैट इज execution. When the contract is in execution, consideration is exchanged. For example, कोई गाड़ी आप ले रही है, कोई रियल एस्टेट में कोई प्लॉट ले रहे हैं आप, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो अब ये प्लॉट है, ये प्लॉट हम लेना चाह रहे हैं, बट जो है अब नहीं लेंगे उसको, 95 डेज के बाद लेंगे, तो उससे पहले क्या बनता? एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ सेल यानी सेल होने का एक एग्रीमेंट बना, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट ऑफ सेल जब बनता, उसमें टोकन अमाउंट देते, जैसा किसी चीज को बुक करना बोलते हैं ना, भाई बुक करना है, बाद में फाइनल प्राइस देके उसको परचेस करेंगे, तो जो टोकन अमाउंट आप दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का माना ब्रेकिंग, ब्रीच बोलते हैं ब्रेकिंग, याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग डन बिटवीन टू पीपल, करेक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देना। उसका डेफिनेशन क्या है? फेलियर टू परफॉर्म एनी टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए लेजिटिमेट लीगल एक्सक्यूज। व्हाट इज लेजिटिमेट? लीगल तरीके से जो बोलेंगे उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। इलेजिटिमेट का माना क्या है? इलीगल। तो विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस थे, दो पार्टीज के बीच में जो ऑब्लिगेशंस थे, अगर वो नहीं कर रही, तो देन इट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल्डर सेड टू ए लैंडलॉर्ड के आपका प्लॉट दियो मुझे 500 गज का, मैं 12 मंथ्स में आपको एक कॉम्प्लेक्स बना के दूंगा। बट वो बिल्डर 12 मंथ्स भी हो गए, 20 मंथ्स भी हो गए, वो बना के नहीं दिया, तो क्या हो गया? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, धोखा हो गया, बेसिकली ब्रेक हो गया समझो। तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई नहीं कर सका बिल्डर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 12 महीने में रेडी होना है, 20 महीने भी हो गए, रेडी नहीं होना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस थे, जो क्लॉजेस थे, वो फुलफिल नहीं हुए। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अनएनफोर्सेबल बाय लॉ एब इनिशियो फ्रॉम द स्टार्ट। एब इनिशियो का माना क्या है? फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज इट लैक्स एन एसेंशियल एलिमेंट। ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि 100 गज के प्लॉट पे 1000 माले बनाओ, लेकिन ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है ना। ये 100 गज पे 1000 का माले कहां बनेंगे? 100 भी नहीं बनेंगे, 50 भी नहीं बनेंगे, 10 भी नहीं बनेंगे, मैक्सिमम 3 बनाते। इलीगल का तो इलीगली 3 है, 4 और 5 कभी कभी लोग बना लेते। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली सही तरीके का नहीं है, समझ गया बात को? तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आता, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल। उसमें उसको फोर्स में ही नहीं ला सकते, उसको आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी लीगली कैंसल्ड और रिजेक्टेड बाय वन ऑफ द पार्टीज। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोएर्शन। कोएर्शन का माना फोर्सफुली, जबरदस्ती, किसी गले पे चाकू रख दे के आप एक कॉन्ट्रैक्ट कराते, उसमें साइन ले लेते, तो बोलेंगे कि क्या है? जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बाद में इसको कैंसिल भी करा सकते हैं आप, अगर वो प्रूफ करना पड़ता है वो अलग बात है। ठीक है, बट कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या रहता कि क्लॉजेस रहते, ऐसा क्लॉज रहता, फॉर एग्जांपल 12 महीने में, 12 मंथ्स में, विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर,
if you are not constructing this complex, then you need to pay the penalty or the contract will be cancelled. ठीक है, ऐसे कुछ क्लॉजेस रहते, समझ में आई बात? ऐसे कुछ क्लॉजेस लिखते कि भाई विद इन 1 ईयर अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो आवर कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसिल और आप हमारे को फाइन पे करना। अगर ये क्लॉज रहा तो बिल्डर जल्दी बनाता और बराबर 1 साल में बना के देता। वाई? बिकॉज उसको मालूम रहता अगर 12 महीने में अगर कंप्लीट नहीं करा तो मुझे फाइन पे करना है। ऐसे क्लॉजेस लिखते उसके अंदर। ठीक है, डैमेजेस। डैमेज का माना इन कॉमन इंग्लिश, डैमेज का माना नुकसान। डैमेज हो गया, कोई चीज टूट गई फूट गई तो डैमेज और नुकसान बोलते हैं ना वैसा। मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू ए पार्टी फॉर द लॉस और इंजुरी सफर्ड ड्यू टू द रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर पार्टी। ठीक है, डैमेजेस का माना ये कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग ऑन ए बाइक, आप किसी को एक्सीडेंट कर दिए। एक्सीडेंट में 2 चीजें हुए, एक ये हुआ कि भाई सामने वाले का पैर भी टूट गया और उसकी गाड़ी भी खराब हुई, तो सामने वाला अदर पार्टी व्हाट ही विल डू, ही विल क्लेम डैमेजेस कि भाई मेरा इतना डैमेज हुआ, आप मुझे पे करो। क्या क्या पे करना? कि उसका जो पैर टूट गया उसका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, वो जो स्ट्रेस में गया, वो जो डिप्रेशन में गया, जितने दिन वो हॉस्पिटल में था, वो हॉस्पिटल में जितने दिन था उसका बिजनेस खराब हुआ, जॉब खराब हुआ, उसका पूरा डैमेजेस पे करना। गाड़ी खराब हुई, उसका पूरा डैमेजेस पे करना। समझ आई बात? इसलिए गाड़ी देख समझ के चलाना, कभी किसी को मार दिए समझो तो मेडिकल के पैसे भी देना, गाड़ी बनाए से भी पैसे देना पड़ता। तो दीज आर द डैमेजेस। डैमेजेस यानी टू क्लेम समथिंग दैट वाज डैमेज्ड बाय अनदर पार्टी। ठीक है, कि कोई दूसरी पार्टी से हमारी चीज कुछ डैमेज हो गई तो आप क्लेम करके वो चीज को लेना। टॉर्ट, व्हाट इज टॉर्ट? ए सिविल रॉन्ग। ए सिविल रॉन्ग, ये लॉ सेट में भी सवाल आया भी था। ए सिविल रॉन्ग, नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए टॉर्ट, ए सिविल रॉन्ग दैट कॉजेज ए क्लेमेंट टू सफर लॉस और हार्म रिजल्टिंग इन लीगल लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ए सिविल रॉन्ग, आप सोसाइटी में, सिविल का माना क्या था कभी भी याद रखो, सिविल मतलब सोसाइटी। ए सिविल रॉन्ग सोसाइटी को बोलेंगे। ठीक है, सिविल सर्विसेज बोलते हैं आप। सिविल सर्विसेज का माना क्या? सोसाइटी के लिए वर्क करना है आप। सिविल सप्लायर्स बोलते हैं। सिविल सप्लायर्स का माना सोसाइटी के लिए सप्लाई करेंगे हर चीज। ठीक है, उसी तरीके से सिविल रॉन्ग का माना क्या है? सोसाइटी में आपको कुछ रॉन्ग हो गया, आपके खिलाफ कुछ हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे थे, जो खड्डा था, खड्डे की वजह से गाड़ी पे गिर गए, या आप गिर गए, या गाड़ी से गिर गए, आपको नुकसान हुआ, तो दैट इज सिविल रॉन्ग अगेंस्ट यू। समझ में आई बात? उसी तरीके से आप चल रहे, आप मिसाल के तौर पर कोई झाड़ है, छोटा सा झाड़ आपके ऊपर गिर गया, आपको मार लग गया, स्ट्रीट लाइट गिर गई, मार लग गया, तो ऑल दीज आर सिविल रॉन्ग। उसी तरीके से सिविल रॉन्ग में ये भी आता कि इफ अनदर पर्सन इज आल्सो कॉजिंग हार्म टू यू इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सिविल रॉन्ग। ठीक है, others also, sometimes directly or indirectly you can say, intentional and unintentional both. Yes, they can be claimed. Unintentional you have to fight for a long. Unintentional that has to be proven, court में proof करना पड़ता। negligence, failure to exercise the care that a reasonable prudent person would exercise in similar circumstances resulting in harm। नेग्लिजेंस का माना सिंपल है कि भाई आप गाड़ी चला रहे, आप नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहे, ऐसा गाड़ी चला रहे बिल्कुल रॉन्ग साइड है, या फिर बिना हेलमेट के है, या फिर रैश ड्राइविंग है जिससे सामने वाले को भी प्रॉब्लम है और आपको भी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस अच्छा याद रख लेना, ये आपको काम आएगा। ठीक है, उसके बाद विकेरियस लाइबिलिटी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर, एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयर फॉर द एक्शंस ऑफ एन एम्प्लॉई। ठीक है, विकेरियस लाइबिलिटी का माना क्या है कि भाई कंपनी है, कंपनी का एम्प्लॉई कुछ गलत काम करा, मतलब कोई प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, तो वो जो ऑफिस है, ऑफिस का जो बॉस है, उस बॉस को जो है ना इंस्ट्रक्शंस मिलते या उसको डांट पड़ती उसके बॉस से, क्योंकि बॉस जो है कंपनी का जो मेन बॉस है, ही विल नॉट सी कि एम्प्लॉय गलती करा, he will see that the manager has not managed properly। तो आप गलती करें एज एन एम्प्लॉई, मुझे डांट मिलेगी, मुझे डैमेज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इससे पहले बोला मैं, 2 दोस्त गाड़ी चलाते जा रहे, ठीक है, सामने वाला दोस्त तेज चला रहा, पीछे वाला दोस्त बोल रहा भाई मत चला एक्सीडेंट हो जाएगा, मत चला, तेज मत चला, मगर मैं फिर भी चला रहा, चला के ले आके एक्सीडेंट कर दिया।
तो उसको भी प्रॉब्लम है और पीछे जो बैठा उसको भी प्रॉब्लम है, हालांकि उन्हें गलती कुछ भी नहीं थी मगर फिर भी डैमेज हुआ, प्रॉब्लम में आया। यस, इंजंक्शन, ए जुडिशियल ऑर्डर कंपेलिंग ए पर्सन टू डू ए स्पेसिफिक एक्ट, मैंडेटरी और रिस्ट्रेनिंग ए पर्सन फ्रॉम डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट। इंजंक्शन ऑर्डर्स रहते हैं सिविल कोर्ट से लेते आप आपका सिविल सूट जब चलते रहता ना, उसमें से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर्स और इंजंक्शन ऑर्डर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट पे लिटिगेशन चल रहा दो पार्टीज का, ठीक है, तो कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर देके बोलता कि भाई इट इज प्रोहिबिटेड फॉर बोथ द पार्टीज टू गो ऑन द प्लॉट, दोनों पार्टीज भी प्लॉट पे नहीं जाना जब तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन ऑर्डर्स मिलते, तो किसी चीज को कराना या किसी चीज से रुका देना इज कॉल्ड एज इंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, विल, ए लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच ए पर्सन एक्सप्रेसेस देयर विशेस एज टू हाउ देयर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डेथ। विल डीड सुने होंगे कभी, विल डीड सुने, डीड्स, विल डीड सुने ना। यस, विल डीड का माना क्या होता, फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और अब उन्हें देख रहा कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसके सन्स है, डॉटर्स है, डिस्प्यूट में आ रहे, मुझे ज्यादा होना, मुझे ज्यादा होना, मुझे ज्यादा होना, मुझे ज्यादा। तो अब ये ओल्ड एज पर्सन क्या करते हैं कि विल डीड बनाते कि भाई मेरी इतनी पूरी प्रॉपर्टी है, इस पूरी प्रॉपर्टी में से किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट होना है, उन्होंने विल डीड में लिख देते कि आफ्टर माय डेथ मेरे फला सन को इतना जाना, सन बी को इतना जाना, सन सी को इतना जाना, सन ए को इतना जाना, मेरे डॉटर्स को इतना जाना, वो पूरा लिख देते, तो विल डीड बोलते हैं उसको। वो बाकायदा बॉन्ड पेपर पे बनाते और सब रजिस्टर ऑफिस में उसको रजिस्टर भी करते। प्रोबेट, द लीगल प्रोसेस ऑफ प्रूविंग ए विल इज वैलिड इन कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रिंग द डिसीज्ड पर्सन्स एस्टेट। प्रोबेट का माना यह है कि कोई विल बना दी अभी जो मैं बोला और उनकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद जो पूरा प्रोसीजर है कोर्ट में कि विल डीड कोर्ट में प्रोड्यूस करना और कोर्ट ऑर्डर देते कि किस हिसाब से पूरे उनके फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना प्रॉपर्टी, ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोबेट, प्रोबेट बोलेंगे। पढ़िए देखिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वेरी इजी, नेक्स्ट वन इज बोनाफाइड। बोनाफाइड क्या है, इन गुड फेथ। स्कूल में क्या सर्टिफिकेट मिलता है व्हेन यू आर रिलीविंग द स्कूल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड का माना क्या है, इज ए गुड पर्सन, इनका फेथ गुड है, इनका कंडक्ट भी गुड है और इनका बिहेवियर भी गुड है, समझ रहे, पूरा इन गुड है गुड है गुड है करके लिख के देते, ठीक है। इन गुड फेथ डिनोट्स सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और एन एब्सेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंट। फ्रॉडुलेंट इंटेंट, धोखेबाज है, बट्टेबाज है, ये नहीं है इनके पास, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एक्स ग्रेशिया। व्हाट इज एक्स ग्रेशिया? कई बार आप न्यूज अगर फॉलो करते हैं तो न्यूज में देखे होंगे कि कई बार नेचुरल डिजास्टर जब होता, जैसा फ्लड्स आते या अर्थक्वेक होता या फायर इंसिडेंट होता, अगर वो इंसिडेंट में किसी को इंजरी हो जाती या एक्सीडेंट्स होते, अगर वो इंसिडेंट्स में किसी को इंजरी हो जाती, फुल या हाफ या डेथ हो जाती, तो उनको क्या करते गवर्नमेंट की तरफ से एक्स ग्रेशिया प्रोवाइड करते इन द फॉर्म ऑफ मनी, मॉनिटरी बेनिफिट्स उनको देते। डिसीज्ड है उनके फैमिली मेंबर्स को या किसी को इंजरी हो गई तो उनको भी एक्स ग्रेशिया इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प उनको देते, ठीक है। एक्स ग्रेशिया इज एज अ फेवर डन वॉलंटरीली ऑफन विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। किसी को देना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर भी एज अ फेवर मदद करती गवर्नमेंट। अब जैसे आप देखें ना, कोई बस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, किसी की इंजरी हो गई, तो गवर्नमेंट को मेडिकल इलाज भी कराती और क्या करती, एक्स ग्रेशिया भी देती, ठीक है, कंपनसेशन भी देती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी माने, उसमें देख लिया, नहीं देखे तो लिखा है ना भाई, ओके। एक्स पार्टी इन द सेंस, ऐसा कोर्ट का केस जो वन साइड से ही चल रहा। फॉर एग्जाम्पल वाइफ हैज फाइल्ड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन द फैमिली कोर्ट। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज? कैंसिलेशन ऑफ मैरिज, यानी डिवोर्स जिसे बोलेंगे, ठीक है। अब जब वाइफ फाइल करते, हस्बैंड को समन्स जाते, नोटिसेस जाते, तो हस्बैंड प्रेजेंट होना कोर्ट में, आना, कंटेस्ट करना, फाइट करना कोर्ट में। अगर हस्बैंड नहीं आ रहे, 3-4 नोटिसेस भेज रहे, वो आ रहे नहीं, तो वाइफ के एडवोकेट जज को बोलते या लॉर्डशिप,
द रेस्पोंडेंट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, उसको एक्स पार्टी बना दो, बना के ऑर्डर पास कर दो बोलते। यानी पार्टी था, दो पार्टीज रहते, वाइफ पार्टी है, हस्बैंड पार्टी है। वाइफ केस करे, हस्बैंड जो पार्टी है नहीं आ रहे, तो कोर्ट को क्या बोलना, साहब उनको एक्स पार्टी बना दो, उनको एक्स पार्टी बना के कोर्ट ऑर्डर दे दो। यानी कोर्ट का केस वन साइड से चलने को ही एक्स पार्टी बोलेंगे। फ्रॉम वन साइड ओनली, ए लीगल प्रोसीडिंग ब्रॉट बाय वन पार्टी विदाउट द नोटिस ऑफ और ऑपोजिशन फ्रॉम द अनदर पार्टी। एक्स पार्टी बोलते समझ जाना के अदर साइड पार्टी इज नॉट कंटेस्टिंग इन कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैलिफाइड इन बैड फेथ, मैलिफाइड सर्टिफिकेट मिला किसी को? किसी को नहीं मिला ना, बोनाफाइड ही मिला। तो बोनाफाइड का माना कि भाई आप अच्छे तमीज अखलाक की, मगर दिख रहे तो नहीं, मगर है, मगर समझो जो भी है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला, मैलिफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो मैलिफाइड का माना क्या है? इन बैड फेथ, ऑपोजिट ऑफ बोनाफाइड, डिनोट्स डिसऑनेस्टी और मैलिशियस इंटेंट। डिसऑनेस्टी का माना धोखेबाज, बट्टेबाज, अभी चोर डाकू है ही नहीं, और मैलिशियस इंटेंट मानी इसकी नीयत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट। पर से का माना बाय इटसेल्फ, इंट्रिंसिकली समथिंग इज इलीगल और रॉन्गफुल ऑन इट्स ओन विदाउट रेफरेंस टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। पर से का माना आप देखिए तो बोलते ये गलत चीज है, कोई किसी को मार रहा, तो अब किसी को कोई मार रहा तो आप कानून की किताब में जाके चेक करते क्या ये मारना सही है गलत है? ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है गलत है। कोई किसी को एक्सीडेंट कर रहा, दिखने में दिख रहा गलत है। कोई किसी का मर्डर कर रहा, ऑन द फर्स्ट साइड दिख रहा कि गलत है, तो किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। पर से ऑन द साइड it denotes that is wrong thing, that is wrong activity going on। ठीक है, चलिए प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी पढ़ाया था। प्राइमा फेसी मींस एट फर्स्ट साइट, या एट फर्स्ट साइट आप क्राइम सीन पे गए, क्राइम सीन पे जाके आप फौरन जब देखते तो आपको समझ में आता कि प्राइमा फेसी क्या था। फॉर एग्जांपल, आप क्राइम सीन पे आप गए जिसमें जो एक आदमी पंखे से लटके हुआ है, ठीक है, तो प्राइमा फेसी क्या दिख रहा? वो सुसाइड दिख रहा। ठीक है, दिखने में क्या दिख रहा? सुसाइड दिख रहा। बाद में इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता कि भाई कोई इसको मार के लटकाएंगे, वो अलग बात है, बट व्हाट इज फर्स्ट साइड? सुसाइड। एक क्राइम सीन पे गया कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है एंड ब्लीडिंग है एंड उसके आजू बाजू जो है नाइफ है, वेपन्स है, तो प्राइमा फेसी क्या दिख रहा? कोई इसका मर्डर करके गया। नीचे देखे आदमी को आप ये नहीं बोल सकते कि उन्हें जो सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो एट फर्स्ट साइट जो रहता, पुलिस वाले इसको बहुत सीरियस लेते। बोला जब भी क्राइम सीन पे जाते हैं ना, फौरन पहले वीडियोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स को ले आते, वहां पूरे फोटोज लेते, पूरी वीडियो लेते, उस हिसाब से केस भी बनाते। ठीक है, तो प्राइमा फेसी मींस एट फर्स्ट साइट बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट अनलेस डिस्प्रूव्ड। ठीक है, इट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट कि भाई किसी को देखने लटके हुए हैं तो सुसाइड बोलेंगे। अनलेस डिस्प्रूव का माना यह है कि फिर इन्वेस्टिगेशन में मालूम होना कोई किसी को मार के बाद में लटका दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर फर्स्ट प्राइमा फेसी इज दैट वाज ए सुसाइड। ठीक है, एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस इज एनी इंफॉर्मेशन, टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंटिंग इन कोर्ट टू प्रूव और डिस्प्रूव ए फैक्ट। एविडेंस बहुत 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 अहम है पूरे आपकी वकालती जिंदगी में, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, आपको एविडेंस मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एविडेंस इज टेस्टिमनी का माना यस गवाह की, गवाह बोलते ना, कितने गवाह है? बोलते 4 गवाह है। हाँ, साक्ष्यम, करेक्ट, साक्ष्यम। वो तेलुगु में बोलते कुछ साक्ष्यम, मेरे को तो याद नहीं है, साक्ष्यम देवड़ो ऐसा तो कुछ तो बोलते, भगवान की कसम खा के तुम सच बोलो बोल के बोलते। फिर आप अपने मुसलमान है तो उनको जो है वो क्या बोलते सो खुदा की कसम ऐसा सब बोलते। ठीक है, तो वहां खसम खाते, देवड़ू की कसम खाते, खुदा की कसम खा के आधा घंटा झूठ बोलता हो, वो अलग बात है। ठीक है, तो एनी इंफॉर्मेशन दैट इज टेस्टिमनी यानी बाय ए ह्यूमन। उसके बाद डॉक्यूमेंट यानी कोई पेपर, ठीक है, उस पेपर या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपन रहता, कभी नाइफ रहता, कभी गन रहता, कभी राइफल रहता, ये सब चीजें एविडेंस में आते, प्रेजेंट इन द कोर्ट टू प्रूव और डिस्प्रूव ए फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिसिबल।
एडमिसिबल एविडेंस दैट ए कोर्ट में लीगली कंसिडर इन डिसाइडिंग ए केस, एक ऐसा एविडेंस जिसकी बुनियाद पर कोर्ट डिसाइड करता केस डायरेक्टली, ठीक है, अगर वो नहीं है तो केस डिसाइड नहीं होगा। एविडेंस दैट ए कोर्ट में लीगली कंसिडर इन डिसाइडिंग ए केस, कि भाई ये वेपन था, ये वेपन से मारे, एफएसएल की रिपोर्ट है, उसके अंदर फिंगरप्रिंट्स थी, फला ऐसा था वैसा था, कुछ भी बोल के केस को प्रूव करने की कोशिश करते, दैट इज एडमिसिबल। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, yes, the person who claims has to prove। कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी क्लेम कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका सबूत दे, ठीक है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, आई बात समझ में। द ऑब्लिगेशन ऑन ए पार्टी टू प्रेजेंट एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम टिपिकली रेस्ट ऑन द पार्टी मेकिंग द असर्शन, जो क्लेम कर रहा उन्हें साबित करना, ठीक है। मर्डर हुआ, एविडेंस पुलिस वाले कलेक्ट करे, चार्जशीट बनाए, पीपी उनको अलॉट होते, ठीक है। तो अब पुलिस वालों का काम है कि उसको साबित करना मर्डर करा बोल के। डिफेंस लॉयर एंड अक्यूज क्या करता, मैं नहीं करा बोल के प्रूफ करता। तो जो क्लेम कर रहे उनका ही काम है बर्डन ऑफ प्रूफ, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती कि प्रूफ कोर्ट को पेश करे और उसको कन्विक्शन दे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए विटनेस। विटनेस का माना टेस्टिफाई, गवाही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टेस्टिमनी भी उसको भी बोलेंगे। विटनेस इज समथिंग ए पर्सन हु टेस्टिफाइज इन कोर्ट अंडर ओथ, कसम खाके, अबाउट व्हाट दे हैव सीन, हर्ड और नो। विटनेस any human being who is giving a statement in the court under oath is called as a witness, as a human being, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसा ही विटनेस अपना स्टेटमेंट देता, डिफेंस लॉयर उसको क्या करते, क्रॉस एग्जामिन करते। कल भी बोला मैं बात कि भाई स्टेटमेंट पूरा बोलते तो डिफेंस लॉयर पूछते भाई आप वहां क्यों गए थे, आप कैसा गए थे, उनकी सूरत कैसा याद है, टाइम कैसा याद है, डेट कैसा याद है, पूरा उनको क्रॉस करते, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखा जाता, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन, द क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी टू टेस्ट द ट्रुथ और क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर प्रायर टेस्टिमनी। क्रेडिबिलिटी का माना ऑथेंटिसिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी देखना रहता क्रॉस एग्जामिनेशन करके, ठीक है। डेपोजिशन, व्हाट इज डेपोजिशन, करेक्ट, याद है ना, हाँ, वेरी गुड। डेपोजिशन इज समथिंग ए स्वॉन टेस्टिमनी। स्वॉन मतलब कसम खाई हुई, स्वॉन एंड साइन बोलते, कसम खा के साइन करते कभी भी, स्वॉन एंड साइन याद रखो। A sworn testimony given outside of court, ठीक है, usually recorded and transcribed to be used later in trial or discovery। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे उसके नीचे डेपोजिशन बोल के, डेपोनेंट बोलते, जो भी स्टेटमेंट दे रहे वो स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, डेपोजिशन। जो भी इंसान स्टेटमेंट दे रहा उसको डेपोनेंट बोलते। तो कभी भी याद रखो, स्टेटमेंट दिए बाद नीचे क्या लिखते हैं, डेपोनेंट लिखते हैं, डेपोनेंट पे साइन होती है, ठीक है। कभी भी आप नोटरी बनाओ या कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसी चीजें आप जब बना रहे तो नीचे डेपोनेंट आता, डेपोनेंट याद रख लो, हाँ, यस, डेपोनेंट। स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे पूरे, करेक्ट। एफिडेविट इससे पहले भी बताया था मैं एक पेपर लाके, एक रिटन स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो रिटन स्टेटमेंट। ए रिटन स्टेटमेंट स्worn टू बी ट्रू बिफोर समवन लीगली ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर अंडर ओथ। एग्जांपल पब्लिक नोटरी, ठीक है, जो नोटरीज बनाते, जैसा रेंटल एग्रीमेंट है, रेंटल एग्रीमेंट की नोटरीज बनाते, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की नोटरी बनाते, हैंड लोन है, हैंड लोन की नोटरी बनाते, या एग्रीमेंट ऑफ सेल है, एग्रीमेंट ऑफ सेल की नोटरी बनाते, तो उसको क्या बोलेंगे आप, एफिडेविट बोलेंगे, दैट विल बी नोटराइज्ड, ठीक है, ठीक है। मीडिएशन, व्हाट इज मीडिएशन, मीडिएशन किसको बोलेंगे, वर्ड से समझना, यस, मीडिएटर, ठीक है। इंटरफियरिंग नहीं, काउंसलिंग वो इंटरफियर नहीं करना, यस, थर्ड पार्टी मीडिएटर। एडीआर, व्हाट इज एडीआर, आई वाह, शाबाश, लिखे हुआ है, याद है, ठीक। मीडिएशन एंड ADR process, alternate dispute resolution, is a big जो है ना department in the world, because all the courts in the world are requesting the litigators
टू गो टू एडीआर, कोर्ट में आके लड़ने से बेहतर एडीआर के पास जाओ, जाके अपने केसेस रिजॉल्व करो। परसों में एक डाला था ना फोटो, 1 लाख केसेस वेर डिसमिस्ड इन लोक अदालत, 1 लाख केसेस डिसमिस हो रहे। सोचो आप, एक दिन में खाली 50-60 केसेस देखते तो 1 लाख केस अगर डिस्पोज हो रहे का माना कोर्ट का टाइम बच रहा, पुलिस का टाइम बच रहा, उनका मैन पावर बच रहा, फाइनेंस बच रहा। समझ रहे आप बात को? तो कोर्ट क्या बोलता है कि जल्दी जल्दी डिसमिस करो, सब हमारे को लग रहा काम, कोर्ट को लग रहा काम, तुम ना लड़ लेते झगड़ लेते तो हम क्या सुलाई कराना, इसी बात है वो। समझ बात? तो मीडिएशन एंड एडीआर प्रोसेस वेयर ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी दैट इज मीडिएटर facilitates communication and helps parties reach a voluntary settlement। कोई दो पार्टी से डिस्प्यूट कर लिए तो थर्ड पार्टी जो मीडिएटर, मतलब उन्हें सर्टिफाइड मीडिएटर है ना, मीडिएशन का कोर्स करके रहना उन्हें, समझ आए बात? तो वो मीडिएटर दोनों पार्टीज को सुलह करा देना, काउंसलिंग करके उनका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है? यस, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्राइमरी कौन है? प्राइमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करते हैं? कोर्ट करता, ठीक है? कोर्ट का काम क्या है? दो पार्टी डिस्प्यूट में मेरे पास आओ। अब ये क्या है? ऑल्टरनेट है, ये सेकेंडरी है, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। प्राइमरी कौन है? तो प्राइमरी क्या बोल रहा, भाई मेरे पास बहुत केसेस हो गए, तुम ऑल्टरनेट के पास जाके काम करा लो भाई। और उसका भी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आता ना, प्रॉपर पेपर पे बनता, दोनों पार्टीज के जो पॉइंट्स और एग्रीमेंट एंड क्लॉजेस लिख के फिर साइना लेते, ठीक है? हमारे पास जो मैट्रिमोनियल अपने पास होता है वो होता है नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से अपन जो है अपना ऑफिस जो है ऑथराइज्ड है, तो हम पेपर पे पूरा जो लिखते हैं ना वो पूरा फेयर करके फिर हम नामपल्ली कोर्ट में उसको सबमिट करते कि भाई हमारे पास इतने केसेस आए थे, इतने केसेस को हम रिजॉल्व करें। आर्बिट्रेशन, ए फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वेयर ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर हियर्स द केस एंड मेक्स ए बाइंडिंग डिसीजन। बाइंडिंग, अच्छा मीडिएशन के ऊपर है। बाइंडिंग डिसीजन का माना क्या है? एक जो है उनको रूल्स बताते दोनों को भी कि भाई तुम्हारा ये रूल है, तुम्हारा ये रूल है। मीडिएटर का काम ठीक है, उनको समझा देता, काउंसलर भी रहता, काउंसलिंग करके मीडिएशन करके समझा देता। मगर आर्बिट्रेटर इज समथिंग विद अथॉरिटी, तुम ये करना, तुम ये नहीं करना बोलता ना अथॉरिटी से, फिर उसके ऊपर साइन लेता, सिग्नेचर्स लेता, ठीक है? उसके बाद आ जाइए जजमेंट, द फाइनल डिसीजन और रूलिंग गिवन बाय ए कोर्ट और जज इन ए लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसका फाइनल जाकर क्या बनेगा? जजमेंट आता, ठीक है? जजमेंट इज ए लीगल फाइनल ऑर्डर या फाइनल जजमेंट ऑफ ए लीगल प्रोसीडिंग गिवन बाय ए मैजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस। उसके बाद आ जाइए डिक्री, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जजमेंट, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन of an adjudication judgment that conclusively determines the rights of the parties in a civil suit। सिविल सूट जब रहता ना, सिविल डिस्प्यूट जब रहता, उसमें डिक्री पास करते। डिक्री में एक अथॉरिटी रहती है, आपको क्या करना है, दोनों पार्टीज को क्या क्या करना है, कोर्ट ऑर्डर देता कि भाई अगर कोई किसी का प्लॉट एंक्रोच कर लिए तो उसको तोड़ना, बराबर तोड़ के आप इनको वापस कर देना, ठीक है? ये डिक्री आती, जजमेंट के अंदर डिक्री रहती टू एग्जीक्यूट द जजमेंट। किसी का एंक्रोच करे तो कोर्ट ऑर्डर देता, नहीं अब तोड़ के तुम उनको अपना प्लॉट वापस दो, ठीक है? ऑर्डर, ए फॉर्मल डिसीजन ऑफ ए कोर्ट दैट इज नॉट ए डिग्री। ऑर्डर इज समथिंग, कई सारे ऑर्डर्स आते बीच में, बेल ऑर्डर है, केस तो चल रहा, उसके अंदर बेल ऑर्डर आता, तो ऑर्डर इज समथिंग विच इज नॉट फाइनल। केस के बीच में अगर कुछ कोर्ट ऑर्डर देते जा रहा तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर, कुछ डिसीजंस चुना रहा तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। A formal decision of a court that is not a degree, example an order for adjournment or bail। जैसा मैं बोला बेल ऑर्डर बोलते हैं अपन, बट केस खत्म नहीं होता ना उसमें, केस तो चल रहा, ठीक है? उसके बाद आ जाइए आप writ of certiorari, क्या है ये? A writ issued by a supreme court to call for the records of the lower court for review, usually to correct errors of law। सुप्रीम कोर्ट क्या करता? लोअर कोर्ट से, क्या है इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या करता? लोअर कोर्ट से पर्टिकुलर केस के रिकॉर्ड्स मंगा के चेक करता कि डिसीजन सही है या नहीं है, जजमेंट सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो देन वो क्या करता? लॉस को, उसके जजमेंट्स को करेक्ट करता, ठीक है? नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? यस, डिसरेस्पेक्टिंग द कोर्ट एंड कोर्ट एनवायरमेंट एंड बेसिकली द
मैजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस, ठीक है। कभी कभी एडवोकेट्स क्या करते हैं, जस्टिस से, एडवोकेट से बहस करते तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जजेस वार्निंग देते, अगर आप ऐसी बहस करें तो आई फाइल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट यू। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कई सारी चीजें होती है, उसमें क्या होता है, एक साल 2 साल एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल कर देते, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में जाके कोई भी जो है ना ऐसा 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 बदतमीजी, जजेस से बदतमीजी या कोर्ट एनवायरनमेंट की बदतमीजी नहीं करना। एन एक्ट और ओमिशन दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स और इंटरफियर्स विद द ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस or disrespects the court's authority, ठीक है, this is contempt of court. So the next legal term is restitution. Restitution, a remedy that aims to restore the injured party to a position they were in before the loss or injury occurred. Restitution is something, for example, अगर आप किसी को डैमेज कर दिए, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल डैमेज करे या किसी को फिजिकल डैमेज करे, आइदर ऑफ द डैमेजेस में उसको ओरिजिनल उसके पोजीशन में वापस लेके जाना। यानी किसी को आप एक्सीडेंट करे, उसका डेंटिंग हो गया, कलर निकल गया, तो वापस उसको आप क्या करेंगे, डेंटिंग एंड पेंटिंग वापस उसको ठीक करके देंगे, करेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। और अदरवाइज फिजिकली आप किसी को डैमेज कर रहे, तो किसी का किसी को प्रॉब्लम हो गया, किसी का बोन ब्रेक हो गया, टूट गया, तो वापस आप बना के देना। तो रेस्टिट्यूशन इज डैमेज से पहले जो पोजीशन था वो पोजीशन उसको रिटर्न करना, इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी मतलब कंपनसेट यानी किसी का आप डैमेज करें तो दैट हैज टू बी कंपनसेटेड, तो डैमेजेस को कंपनसेट करना। देखो, मनी अवॉर्डेड टू कवर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस एंड इंजरी सफर्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ से जो भी नुकसान हो रहा अदर पार्टी को, तो उसको कंपनसेट कर देना इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प कर देना सामने वाले को, ठीक है। मनी अवॉर्ड करना, फाइनेंशियल सामने वाले का जितना भी लॉस हुआ उसको रिटर्न कर देना, इज कॉल्ड एज कंपनसेटरी डैमेजेस, ठीक है। उसके बाद आ क्या, प्यूनिटिव डैमेजेस। व्हाट आर प्यूनिटिव डैमेजेस? डैमेजेस अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट फॉर देयर मैलिशियस और विलफुल रॉन्ग डूइंग। व्हाट यू अंडरस्टैंड के डैमेजेस अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को ऐसे डैमेजेस जो करता है वो जिसमें वो विलफुली रॉन्ग डूइंग करता, उसको मालूम है, मालूम रखने के बाद किसी की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करता, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट देना ना। तो पनिशमेंट देने के लिए डैमेजेस और उसको फाइनेंशियल फाइन करते, फाइनेंशियल फाइन करना, ताकि वो जो है ये विलफुल रॉन्ग और विलफुल प्रॉब्लम दूसरों को क्रिएट ना कर सके। उसके बाद क्या बताया गया, डैमेजेस अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट फॉर देयर मैलिशियस और विलफुल रॉन्ग। मैलिशियस मतलब बैड इंटेंशंस, मैलिशियस इंटेंशंस यानी बैड इंटेंशंस, बैड इंटेंशन और विलफुल रॉन्ग डूइंग। विलफुल रॉन्ग डूइंग का माना यानी वांटेडली, वांट ओनली बोलते हैं इसको, वांटेडली किसी को गलत करना, वांटेडली किसी को सताना, ठीक है, उसका डैमेजेस उसको अवॉर्ड करते। ओवर एंड अबव कंपनसेशन फॉर एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल लॉस होता, जैसा वो विलफुल किसी का प्लॉट एंक्रोच किया, ठीक है, तो प्लॉट एंक्रोच करने से जिसका प्लॉट है, जिसको जितना नुकसान हुआ वो नुकसान भी देना और उसके ऊपर भी उसको डैमेज, उसको प्यूनिटिव डैमेजेस देना। कंपनसेशन के ऊपर जो अमाउंट देते, दोज आर कॉल्ड एज प्यूनिटिव डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनसेशन अवॉर्डेड फॉर नॉन पेक्यूनरी लॉसेस स्पेशली फॉर पेन। क्या है ये? सोलैशियम का माना, अगर किसी को आप पेन दिए यानी किसी को एक्सीडेंट कर दिए, ठीक है, या फिर किसी को मार दिए, इंज्योर कर दिए, समझ में आया, तो उसका भी आपको कंपनसेशन देना है, ठीक है। पूरा मेडिकल एक्सपेंसेस देखना पड़ता, और उसका स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो परेशानी में आ गया, सबके पैसे देना है, दे विल क्लेम एक्चुअली, ठीक है। कंपनसेशन अवॉर्डेड फॉर नॉन पेक्यूनरी लॉसेस स्पेशली फॉर पेन, किसी को आप पेन दिए तो उसका जो है आप जो है इसका डैमेजेस उसको वापस देना। सफरिंग, सफर हुआ वो कि भाई आप उसको पेन दिए, वो 10 डेज हॉस्पिटलाइज था, तो सफरिंग हुआ ना, उसको पेन आया, तो उसका भी डैमेजेस देना। लॉस ऑफ अफेक्शन, लॉस ऑफ अफेक्शन यानी कोई क्लोज रिलेटिव्स है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, अगर आप किसी को ऐसा जो इंस्टिगेट करे और इंस्टिगेशन से उसका अफेक्शन उसके पेरेंट्स से या उसके वाइफ से, हस्बैंड से, ब्रदर से, सिस्टर से खत्म हो गया, अफेक्शन खत्म हो गया, तो वो भी लॉस है ना, दैट इज ऑल्सो डैमेज।
तो उसका भी डैमेजेस पे करना। और इंजुरी टू फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स थे, मेरे ब्रदर से मेरी फीलिंग्स थे, मेरे सिस्टर से मेरी फीलिंग्स थे, मेरे पेरेंट्स से मेरी फीलिंग्स थे, वो फीलिंग्स कोई इंजुरी भी करे तो भी पैसे आपको कंपनसेशन देना पड़ता। आई बात समझ में? लॉस इज नॉट ओनली फिजिकल लॉस, लॉस इज इमोशनल लॉस ऑल्सो। इमोशनल लॉस भी लॉस ही है, ठीक है, और डिप्रेशन भी लॉस है, और इंजुरी भी लॉस है। जितने भी लॉसेस है उसको कंपनसेट करना पड़ता। आई बात समझ में? ये बहुत करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं, बट अब वो मिलना कोर्ट की तरफ से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट, modus operandi. What is modus operandi? It is a Latin phrase meaning method of operating. modus operandi याद है किसी को? modus operandi, modus operandi याद है? method of committing a crime समझो, method of doing something. Yes, yes, it is a Latin phrase meaning method of operating or way of doing things. कौन से तरीके से कुछ काम आप करते हैं, रेगुलर, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स ए पर्सन्स हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ वर्किंग विच कैन बी अप्लाइड टू बिजनेस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और एवरीडे लाइफ, ठीक है। दैट कैन बी अप्लाइड टू क्रिमिनल, बिजनेस, पर्सनल और एवरीडे लाइफ में जो तरीके से आप कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोडस ऑपरेंडी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सीरीज ऑफ क्राइम्स गोइंग ऑन इन ए सिटी, ठीक है। एरिया ए में एक क्राइम हुआ, उसका तरीका सेम है। एरिया बी, सी, डी, ई, एफ 6-7 जगह क्राइम हो रहा, मर्डर हो रहा, और उसका तरीका वो है। तरीका क्या है कि भाई द किलर इज किलिंग द विक्टिम बाय फायरिंग। तो ये तरीका क्या है? मोडस ऑपरेंडी। व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ ऑल द क्राइम्स? फायरिंग। तरीका, वे ऑफ डूइंग समथिंग, एग्जाम्पल क्रिमिनल एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। Yes. In the first unit, the second subheading is common legal idioms. ठीक है, idioms, idioms किसको बोलेंगे? Idioms. Idioms means explaining a whole thing, explaining a whole thing by only just one line, one word. जैसा हम बोलते हैं ना proverbs, proverbs, proverbs बोलते, ठीक है, idioms बोलते उसको। अब उर्दू जबान में शेर बोलते, शेर शायरी करना बोलते ना, काइंड ऑफ ऑल दीज आर सिस्टर वर्ड्स ये पूरे, ठीक है। एक्सप्लेनिंग ए होल चैप्टर बाय ओनली ए फुटनोट, एक्सप्लेनिंग ए होल चैप्टर बाय ओनली ए लाइन, लाइक ए समरी, ठीक है। समरी इज आल्सो ए सिस्टर वर्ड, ठीक है ना, ऑल दीज आर सिस्टर वर्ड्स, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज द लेटर ऑफ द लॉ। मैक्सिम्स ऑल्सो, मैक्सिम्स, idioms, proverbs, all these are sister words, ठीक है। द वेरी फर्स्ट, that is not in the subject, I explained it out of the subject, ठीक है, ठीक है। The very first word is the letter of the law. The letter of the law. What is the letter of the law? Following the law strictly as written. जो भी law as written है, following very strictly is a good citizen. अब जैसा लॉ लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, वेयर सीट बेल्ट, ठीक है, वेयर हेलमेट, ठीक है, डू नॉट यूज मोबाइल फोन, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डू नॉट डू ड्रंक एंड ड्राइविंग, ऑल दीज आर written laws, and if a person is following it, it is called as the letter of law, meaning he is following the law very very strictly, as the law is written, he is following the same, ठीक है, the letter of the law. The second is above the law. Above the law, what is above the law? Someone who thinks they are not bound by the law, someone, any citizen who thinks that I am not bound by the law, I will do anything. Well, you say, bhai, are you above the law? आप law से ऊपर है क्या? You are not following the law. You are not wearing the seat belt, correct? You are not following the traffic signal. Are you above the law? आप law से ऊपर है क्या? नहीं है ना, law के नीचे है. That means you have to follow the law. ठीक है? Someone who thinks I am above the law, I will not follow the law. That's not correct actually. ठीक है? Next, in black and white. In black and white, meaning written clearly and officially. Sometimes what happens, in the courtroom or any organization, offices, you should write in black and white. What does it mean? It means you should write it very clearly, very perfectly.
if you are writing by hand, your handwriting should be very, very clear so that the other person should understand it. And up to the point, you should write it up to the point. Do not beat around the bush. Beat around the bush meaning the point is something else, you are explaining something else. Don't explain something else. Come to the point. Be in black and white. Okay? Next. Face the music. Face, yes, face the music or face the heat also. Yes, face the heat also. I have only face the music here. So it is also, yes, heat. Face the heat or face the music. It means accept the punishment for one's actions. For example, if someone has done any criminal activity, then he should face the heat, face the music, meaning now he should get punished. If he is doing any criminal activity in the society, he should face the heat, meaning now he should get punished. Correct? That is called as face the heat. Next, this is very, very famous. Justice delayed is justice denied. We have heard this many times, correct? Justice delayed is justice denied. What does it mean? If justice is slow, it loses its value. But the due time of the judiciary and the court is so long. Correct? If someone has done something wrong to any person, now the case goes to the court and it will take years together to get the justice. So the common phrase is justice delayed is justice denied. It means justice it loses the value. It loses the, definitely will get the justice, no doubt in that, no doubt about that, but it loses the value. For example, if someone has hurt you and the case goes to the court and after 10 years that person is getting punished, you will lose the value. By that time even you will forgive him. जान दे भाई करा था होगा 10 years पहले, compromise. So it will lose its value. So justice should be very fast and on the fast track. ठीक है? Law of the land. The same. These are the common. These are the universal idioms and maxims. These are the universal. Now, what can you deny with the other countries? The letter of the land. Follow the law very strictly as it should be written. All the countries say the same thing. Huh? Follow the law of the land. In black and white, write very clearly. It is for everyone. Correct? Justice delayed is justice. It's for a universal and everyone. Correct? Law of the land. It meaning the established law of a country that everyone must follow. What is the law of the land? The law of the land means the law and the constitution of particular country. What is the law of your land? You should say, my law of the land is constitution. Okay? My law of the land is constitution. Other countries may have their constitution and their law. Got the point? Chaliye, next. Take the law into one's own hand. Meaning, to punish someone or act like the police without legal authority. Take the law in one's hand. You might have heard many times कि भाई कानून अपने हाथ में मत ले लो. यानी पुलिस की जो अथॉरिटी है, don't act like a police without an authority. ठीक है? For example, if you have seen something wrong, any criminal activity on the road, you cannot go into the public and act like a police and arrest someone. Correct? Or you cannot punish someone because punishment is the authority of the court, the judiciary. You cannot punish anyone. This is the law of the land. So do not take law of the land. For example, if you have seen two people are fighting, one person has hit the another one. Okay? You cannot go and hit the other person because the law says you are not the authority. Do not take law in your hand. Do not act like an authority. ठीक है? कानून को अपने हाथ में मत लेना. Illegal activity मत करना. ठीक है? चलिए next. Everyone is doing, that is a different thing, but we are learning what is the bookish knowledge. ठीक है? You might have seen many times कि दो लोग लड़ रहे हो, तीसरा आदमी जाके मारता, but that is not correct. That is what the bookish knowledge says. ठीक है? बुक की नॉलेज तो वही बोलेंगे ना. हम जो पढ़ेंगे तो हमको तो मालूम रहना चाहिए, या फिर हम तो ये नहीं पढ़ सकते कोई दो लड़ रहे हो तो जाके तुम भी मार दो, वो मर जाएगा, उन्हें भी मर जाएगा, इसके ऊपर भी केस बुक हो जाएगा. करेक्ट? तो इलीगल एक्टिविटी नहीं करना. एज ए पुलिस अथॉरिटी आप वर्क नहीं करना. एज ए जज एंड कोर्ट आप वर्क नहीं करना, क्योंकि यू आर नॉट द अथॉरिटी. डू नॉट टेक लॉ इन योर हैंड. ठीक है?
यस यस यस। नेक्स्ट, कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, समटाइम्स फिल्मों में देखे होंगे, कभी सुने होंगे। कॉट रेड हैंडेड मीनिंग टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज कमिटिंग ए क्राइम, you have seen, that means that person has been caught red handed। क्राइम करते हुए पकड़ा गया हो, क्राइम करने के बाद नहीं, ऐसा क्राइम कर रहा यानी चोरी कर रहा, किसी को मार रहा, ठीक है, किसी का मर्डर कर रहा, एट दैट वेरी एक्ट, एट दैट वेरी पॉइंट, bribing also, yes, many many departments, many government officials, they are caught red handed by ACB, anti corruption bureau, caught red handed while taking bribe। तो ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया तो caught red handed बोलेंगे, ठीक है। यस, कलर कलर लगाते उसको। नेक्स्ट, bend the rules। bend the rules means no, not following the rules, slightly breaking the rules, meaning to make exceptions or slightly break the rule। For example, the Motor Vehicle Act says on the signal, you should be behind the line, but what we do actually, we go beyond the line। Motor Vehicle Act says you should be behind the line, and when there is a zebra crossing, it is your responsibility to stop, but we never stop। The law says whenever you see zebra crossing, stop without signals also, so that the pedestrians may cross the road, but we never do that, so we are bending the rules। The Motor Vehicle Act says stop behind the line, but we go beyond the line, so that is bending the rules, ठीक है, to make exceptions or slightly break the rules, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउ बोर्ड, क्या एग्जाम्पल तो मेरे पास भी है, बट आई एम नॉट रीडिंग आउट दैट। द प्रोफेसर बेंड द रूल्स टू गिव एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टाइम, like in exam hall, if the exam is ending up at 3, the professor gave them 5 minutes to bend the rules, he has bent the rules। yes। Above board means honest and legal, done openly without cheating, ठीक है। A company's deal was completely above board, a deal that has been done, that should be above board, it should be very very clear, like an advocate is an above board, meaning he is explaining the case to the client very clearly, not hiding anything, not manipulating anything, correct, giving him very clear picture of the case and clear picture of the trial also, ठीक है। Honest and legal, done openly without cheating, you should not cheat and you should be very very honest with your clients, ठीक है। So these are the 10 maxims and idioms that I have prepared for you। Next, so the next topic, we will go with substantive law and procedural law, okay। So by this we can complete the first unit will be completed, okay। Substantive law, meaning substantive law defines the rights, duties and liabilities of individuals and collective bodies। What are collective bodies? पूरे बॉडीज को जमाए तो कलेक्टिव बॉडी, देन नहीं वही चिन्ह होता। कलेक्टिव बॉडीज इज समथिंग, कंपनीज, entities, societies, ठीक है, partnership deeds, or I mean partnership companies and all that, cooperative societies, sole proprietorship, apart from single individual person, all are collective bodies, ठीक है। So the substantive law is for rights, duties and liabilities of individuals as well as collective bodies। Collective bodies are the people who are collectively working for a cause। सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, पार्टनरशिप है, सोल प्रॉपर्टीशिप है, ऑल दीज आर कलेक्टिव बॉडी। इट टेल्स व्हाट द लॉ इज। सब्सटैंटिव लॉ क्या है, वो बताता है, दैट विल से व्हाट द लॉ इज। सब्सटैंटिव लॉ में क्या क्या आता, कल ही पढ़ाया, परसों भी पढ़ाया ना,
कल ही तुम लोग चीख चीख के बोले ना सब्सटैंटिव लॉ में आईपीसी, बीएनएस, स्टैट्यूट, एक्ट, ये सब आता, बोले ना, टॉर्ट्स, सिविल रॉन्ग, ऑल दीज आर सब्सटैंटिव लॉ। ऐसा नहीं पढ़े तो एक या 15-20 दिन में एग्जाम्स है। सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसों के प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था मैं, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। ऐसा बोले तो कैसा? इट टेल्स व्हाट द लॉ इज, व्हाट एक्ट्स आर पनिशेबल, ठीक है, एक्ट्स है ना पूरे, व्हाट एक्ट्स आर पनिशेबल, व्हाट राइट्स पीपल हैव। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बताया ना, क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये पूरे मैक्सिमम शुरुआत में है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना। व्हाट राइट्स पीपल हैव एंड व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल। अगर ये आप करें तो क्या सजा है और क्या रेमेडीज है, ऑल दीज आर सब्सटैंटिव लॉ। पर्पस टू एस्टैब्लिश द सब्सटेंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। आपके राइट्स क्या है एज ए सिटीजन और आपके ऑब्लिगेशंस क्या है एज ए सिटीजन, पूरा आपको सब्सटैंटिव लॉ में बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स क्या क्या है? बीएनएस, बीएनएस फुल फॉर्म क्या है? ईयर 2023, जुलाई। भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड। आईपीसी क्या है? ईयर 1880, बराबर 1880। डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। बीएनएस है, उसका दूसरा नाम जो है आईपीसी है। ऑल दीज थिंग्स दे डिफाइंड पनिशमेंट्स एंड क्राइम्स। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारतीय, हाँ बोलो, सुरक्षा संहिता, ठीक है। नहीं, बीएनएस दैट इज सीआरपीसी का है वो, ठीक है। डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज अराइजिंग फ्रॉम एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं ना दो पार्टीज में, वो है वो, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या है? डिफाइन सिविल रॉन्ग्स एंड लाइबिलिटीज। सिविल रॉन्ग्स, आपकी सोसाइटी में जितने भी रॉन्ग सिविल रॉन्ग्स होते, क्राइम्स होते और लाइबिलिटीज रहते, दोज आर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। की पॉइंट, सब्सटैंटिव लॉ डील्स विद व्हाट द लॉ इज। सब्सटैंटिव लॉ क्या है? लॉ क्या है वो बताता, ठीक है। कहां पर बताता? ये कहां पर बताता बा? हाँ बोलते जाओ, याद रखना, आप लोग बोल रहे नहीं। आईपीसी है, बीएनएस है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, टॉर्ट्स है, ये पूरे 20-20 मार्क के आंसर्स है ये। माशाल्लाह बोलने से कैसा होता? लिखना रहता माशाल्लाह में 4 पेज, वहां पर 2 पेज सब्सटैंटिव लॉ, 2 पेज प्रोसीजरल लॉ विद एग्जांपल्स लिखना पूरे। आईपीसी बोले तो आईपीसी की डिटेल लिखना, बीएनएस की डिटेल लिखना, टॉर्ट्स की डिटेल लिखना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल लिखना पूरा उसके अंदर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, याद रखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ मीनिंग, प्रोसीजरल लॉ लेज डाउन द मेथड्स ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम एनफोर्सिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज एस्टैब्लिश्ड बाय सब्सटैंटिव लॉ। सुने, procedural law meaning procedural law lays down the methods and processes for enforcing the rights and duties established by substantive law। substantive law जो कायम है, ठीक है, उसको प्रोसीजर कैसा एग्जीक्यूट करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजर से समझ में आ रहा ना, पूरा प्रोसीजर रहता है उसमें। सब्सटैंटिव लॉ को एग्जीक्यूट करना, उसको क्या बोलेंगे? सब्सटैंटिव लॉ को एग्जीक्यूट करने को क्या बोलेंगे? प्रोसीजरल लॉ। वही तो बोल रहा हूं, तो परेशान क्यों हो रहे? इट टेल्स हाउ द लॉ इज अप्लाइड। ये क्या बोल रहा? लॉ कैसा अप्लाई करना प्रोसीजर बताता। सब्सटैंटिव लॉ क्या है? इट टेल्स व्हाट द लॉ इज। लॉ क्या है वो बताता, और प्रोसीजरल लॉ क्या करता? प्रोसीजर क्या है बताता। 20 मार्क का आंसर अच्छे से याद हो, ठीक है। पर्पस टू प्रोवाइड द प्रोसीजर एंड मशीनरी फॉर इंप्लीमेंटिंग सब्सटैंटिव लॉ। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद सीपीसी, सेम थिंग, नाम चेंज हुआ, ठीक है। प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स। क्रिमिनल ट्रायल्स के वास्ते क्या क्या है?
क्रिमिनल ट्रायल्स को क्या क्या है? प्रोसीजरल लॉ। नहीं जी, अब भी बोला ना, क्रिमिनल ट्रायल को प्रोसीजरल लॉ में क्या है? करेक्ट, बोलो फिर, ऐसा डर रहे क्या? जो पढ़ा है वही पूछ रहा हूं मैं। आईपीसी सब्सटैंटिव, प्रोसीजर किस में है? बीएनएसएस में है। उसका अगला नाम क्या है? सीआरपीसी। करेक्ट, ठीक है। सिविल में क्या है? प्रोसीजरल लॉ। सिविल में प्रोसीजरल लॉ सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अच्छा याद रखो। मैं ये क्या था वो डायग्राम को क्या बोलते हैं? टेबल भी डाल के पढ़ाया था ना, ये टेबल डाल के पढ़ाया था ना, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। पीडीएफ देखने से नहीं होता, याद करने से होता। और ये निकालो, पूरे निकाल के पढ़ो, नहीं तो भूल जाएंगे इंशाल्लाह। टाला बोल के टाल दो नको। चलिए नेक्स्ट, बीएसए क्या है? वेरी गुड, इंडियन एविडेंस प्रोवाइड्स रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग द एंड प्रूविंग एविडेंस। एविडेंस को प्रूव करने के लिए पूरा सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। आप क्रिमिनल ट्रायल में आप एविडेंसेस लाते, विटनेसेस लाते, ऑब्जेक्ट्स लाते, वो पूरे एडमिट होते नहीं होते, सुनो इधर, वो एडमिट होते नहीं होते, एक्सेप्ट होते नहीं होते, ऑल कम्स अंडर एविडेंस एक्ट। दिस इज द प्रोसीजरल लॉ। व्हाट्सएप कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा रहे तो उसके साथ फॉर्म कौन सा लगाना? फॉर्म, हाँ कुछ भी बोल देना, 65B, कुछ भी बोल देना, नहीं ऐसा 65B फॉर्म लगाना एविडेंस एक्ट के साथ। हाँ भेजता हूं, ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉ इज व्हाट लॉ इज एंड प्रोसीजरल लॉ इज हाउ द लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये याद रखो, अच्छे से भरो, 5-6 पेजेस तो 15-18 मार्क्स मिलते, ठीक है। 5 पेजेस तो लिखो बैक टू बैक, 15-18 मार्क्स आते। सुनो, ठीक है, लिखते। चलो, दिस इज फॉर द डे, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग का हो गया अभी अपना।